नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे हाथ में एक खिलौना है, एक खिलौने का एक टुकड़ा है जिसे आप देख सकते होंगे। इसे उर्फ़े आम में प्ले स्टेशन कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया है, पागल हो गया हूँ मैं, इसको मैंने क्यों पकड़ा हुआ है एक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है हमारी इस डिस्कशन से। पेरिस में जब दहशतगर्दों ने हमला किया तो फ्रेंच और यूरोपियन इंटेलिजेंस के लिए जो बहुत बड़ा मौमा था, वो मौमा ये था कि ये दहशतगर्द आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बिकॉज किसी किस्म के किसी रबत का, किसी कम्युनिकेशन की कोई एविडेंस नहीं मिल रही थी। आईसिस ने अपने हमले का जो एतराफ़ किया, उसका जो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, वो उन्होंने एक एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के ज़रिए किया। ताहम बेल्जियम इंटेलिजेंस और वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका ये ख्याल था, उनका ये दावा था कि प्ले स्टेशन जो मेरे हाथ में है, इस किस्म के प्ले स्टेशंस को और इसकी जो इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेट करने की, जिसके ज़रिए प्लेयर्स आपस में कहीं पर भी दुनिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को आईसिस यूरोप में इस्तेमाल कर रही थी। अब नाज़रीन, ये तो आप सबके नॉलेज में है कि दुनिया में इस वक्त 100 से ज़्यादा इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ उसमें से पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी का BBM मैसेंजर जो है वो बहुत पॉपुलर है, वाइबर है, स्काइप है, हाल ही में व्हाट्सएप की बहुत पॉपुलैरिटी है, और इसी तरह ट्विटर के ज़रिए भी डायरेक्ट ट्वीट्स भेजे जा सकते हैं। इस वक्त यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो बहुत रोना रो रही हैं कि NSA के जो साबका कॉन्ट्रैक्टर थे जनाब एडवर्ड स्नोडन, उनके इंकशाफात ने यूरोपियन और अमेरिकन इंटेलिजेंस के काम को बहुत मुश्किल कर दिया है, चूँकि उनके इंकशाफात से तमाम मुमकिन दहशतगर्दों को और क्रिमिनल लोगों को ये पता चला कि आपने किस किस टेक्नोलॉजी को एवॉइड करना है। और इस वक्त अब जो एक हवा चल रही है, वो हवा ये है कि यूरोप के अंदर बहुत सी हुकूमतें बशमूल बरतानिया के ऐसी कानून साजी पे गौर कर रही हैं जिसके ज़रिए इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनीज जो प्लेटफॉर्म है जैसे व्हाट्सएप है, इनको ये मजबूर किया जाए कि अपनी हर टेक्नोलॉजी के अंदर एक आसान बैकडोर की या कोड रखें जिसके ज़रिए पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकती हों। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मगरब की CIA समेत 5 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो पहले ही 5 प्रोग्राम में इकट्ठे तौर पे मुंसलिक हैं, उस तरह से काम करती हैं। और पेरिस के इन हमलों के बाद ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अब मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ताकत में, कैपेसिटी में, उनकी लेजिटिमेसी में और नई टेक्नोलॉजी के अंदर घुसने की जो उनकी सलाहियत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ताहम उन ममालिक में जहाँ ये बहुत ज़्यादा बहस हो रही है मगरब में, वहाँ पर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इतनी मादर पिदर आज़ाद भी नहीं हैं। वो किसी न किसी लीगल फ्रेमवर्क में काम करती हैं और बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती हैं। कौमी सलामती के अमूर पे उनका फोकस रहता है। यूँ कहिए कि प्रेसिडेंट ओबामा के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो मालूम कर सकें CIA की मदद से या FBI की मदद से कि हिलरी क्लिंटन उनके बारे में क्या सोच रही हैं, क्या कह रही हैं, या डोनाल्ड ट्रंप क्या प्लान कर रहे हैं, या जो बाइडन CIA को इस्तेमाल करके ये मालूम कर लें कि एंजेलिना जोली उनके बारे में क्या सोचती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उसका हमने तारीख में देखा, माजी में देखा कि उसका बहुत हद तक ज़ाती तौर पर हुकूमतें और सियासी मकासद के लिए हुकूमतें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जहाँ दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ताकतों में और कैपेसिटीज़ में इजाफा होगा, ये बात बड़ी कुदरती है कि पाकिस्तान की दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ISI और IB, इनकी ताकत में, इनकी कैपेसिटी में, इनकी रीच में भी बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। यूँ तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 ये इजाज़त देता है कि हुकूमत वायर टैपिंग कर सकती है, फ़ोन रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी यानी कौमी सलामती के अमूर में। लेकिन पाकिस्तान की तारीख बड़ी टॉर्चर्ड है, बड़ी मुश्किल है इस मामले में, बड़ी कंट्रोवर्शियल है। 1996 में उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सज्जाद अली शाह साहब ने, जिनका अपना फ़ोन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत टैप कर रही थी, उन्होंने इसका सुओ मोटो नोटिस लिया। और ये बात बड़ी कॉमन नॉलेज में थी, चूँकि पाकिस्तान में कोई बात भी ढकी छुपी नहीं रहती कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत सिटिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज साहिबान के फ़ोन टैप करती है। नवंबर 1996 में जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बर्खास्त किया, तो एक बहुत बड़ा चुपता हुआ इल्ज़ाम लिस्ट में ये भी था कि वो सुपीरियर जुडिशरी के ये हुकूमत फ़ोन टैप करती थी। और 1998 में बेनज़ीर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वायर टैपिंग के इशू को, फ़ोन टैपिंग के इशू को बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस किया गया। और उसका जो फैसला लिखा जस्टिस सलीम अख्तर साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि वायर टैपिंग जो है वो बुनियादी हकूक़
हकूक़ के, फंडामेंटल हकूक़ के मुनाफी है, और अगर किसी जगह इसकी कौमी सलामती में इजाज़त दी जाए तो महज सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, या सुप्रीम कोर्ट का तयन किया हुआ अपॉइंटेड एक कमीशन ही इसकी इजाज़त दे सकता है। तो हम अगले 9 बरस तक इस बात पे कोई पब्लिक बहस नहीं हुई। हाँ, जुलाई 2007 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब का चीफ जस्टिस रेस्टोरेशन केस सुना जा रहा था, तब जस्टिस रमदे के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी एविडेंस आई कि जज साहिबान के फ़ोन और उनके घरों की टैपिंग की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, और वो बड़े जलाल में आए, गुस्से में आग भगोला हो गए, और उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग इक्विपमेंट को फौरी तौर पे हटाया जाए। तमाम किसी किस्म का कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क उस वक्त भी सामने नहीं आ सका। नाज़रीन, अब इस साल जनवरी 2015 में इस सूरत हाल ने एक और बड़ा दिलचस्प पॉलिटिकल टर्न लिया, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जनाब सलीम मांडवेवाला साहब ने, जो पाकिस्तान के साबका फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने सेनेट की सब कमेटी में ये इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड करती है। जब IB के ऑफिशियल्स और डायरेक्टर जनरल IB सेनेट सब कमेटी में आए, प्रिविलेज कमेटी के सामने आए, तो उन्होंने कहा कि IB ऐसा खुदा न खास्ता बिल्कुल भी नहीं करती। ताहम सलीम मांडवेवाला साहब ने एक वहाँ पे मेमो प्रोड्यूस किया, एक ऑर्डर प्रोड्यूस किया, जिसमें ये हुक्म दिया गया था कि सलीम मांडवेवाला साहब का फ़ोन नंबर था कि इस फ़ोन की वायर टैपिंग की जाए। DG IB ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेमो यकीनी तौर पर जाली है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा, बहुत ही दिलचस्प उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि IB ना तो पार्लियामेंटेरियंस के और ना ही मीडिया की शख्सियात के, यानी एंकर्स के, सहाफ़ियों के और मीडिया ऑनर्स के, इनके फ़ोन जो है बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करती। ये उन्होंने नहीं बताया कि फिर किसके करती है। उस वक्त जनवरी 2015 में सलीम मांडवेवाला साहब से मैंने ये सवाल पूछा कि क्या आप इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, इस इशू को, और आप क्या इस पर कमर बस्ता हैं, क्या आप इसके ऊपर एक स्टैंड लेंगे? चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मुझे ये फील हुआ कि अगर हम ये एक दूसरे के साथ ये काम करेंगे तो हाउ डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू और हाउ इट विल बी स्ट्रेंथेंड। स्टैंड ज़रूर लेंगे, और मेरा ख्याल है हमारे सेनेटर्स भी, और नॉट ओनली पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स, वी विल ऑल टेक अ स्टैंड। और अगर पार्लियामेंटेरियंस के फ़ोन आपको यू फील कि पार्लियामेंटेरियंस आर अ रिस्क हु कम टू योर रेस्क्यू व्हेन यू नीड देम, वो तो उस वक्त था। अब आज हमने फिर सेनेटर सलीम मांडवेवाला साहब से यही सवाल पूछा कि सेनेटर साहब फिर क्या हुआ, आप तो इतने डिटरमिन्ड थे, और ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। 10 दिन में IB के DG ने कहा था कि हम कमेटी को वापस इस पे रिपोर्ट देंगे और इस पे फर्दर फिर डिस्कशन होगी। कमेटी की मीटिंग डिले होती गई, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन आ गए, कमेटी ख़त्म हो गई। अब दोबारा कमेटी बन चुकी है, और मैंने 1-2 दफ़ा वर्बली भी जो नए चेयरमैन हैं जमालदीनी साहब प्रिविलेज कमेटी के, उनको मैंने रिमाइंडर भी दिया है और राइटिंग में भी लिखा है कि इस इशू को वो टेक अप करें कि IB क्यों इसका जवाब नहीं देना चाहती। फ़ोन टैपिंग हो रही है, अब इसको देखना ये है कि ये कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन इसको वायलेट कर रहा है। ये इजाज़त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता किसी का फ़ोन टैप करने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना कि अब सेनेटर सलीम मांडवेवाला साहब ये कहते हैं कि वो कमेटी ख़त्म हो गई, इलेक्शन हो गए, नई कमेटी बनी है, मैंने उनको कहा भी है, मैंने लिखा भी है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हम तवक्को करते हैं कि सेनेट की ये सब कमेटी इस मसले को दोबारा से उठाएगी। ताहम जून 2015 में ही इसी साल एक और भी बहुत ही दिलचस्प चीज़ उस वक्त हुई जब 19 बरस पुराना सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस जो जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने लिया था, उसकी एक बार फिर समाअत शुरू हुई। इस दफ़ा जस्टिस साकिब निसार साहब की सरबराही में एक 3 मेंबर जज साहिबान का बेंच था जिसने इसकी समाअत की, और दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ISI और IB को बुलाया और कहा कि अपनी डिटेल्स हमारे सामने लेके आएँ कि आप कैसे काम करते हैं। उसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने यह बताया कि औसतन 1 महीने में, और ये तमाम चीज़ें अखबारों में छप चुकी हैं, कोई हम नया इंकशाफ नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि औसतन 6,500 फ़ोन वो हर महीने रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें गालिबन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिप्लोमेटिक कोर और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को वो चेज़ करते हैं। ये तो दिलचस्प था ही, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ये था कि IB ने भी ये बताया कि वो भी अंदाज़न 6,000 फ़ोन जो हैं उसकी टैपिंग करते हैं। अब ये नहीं पता कि कैमरा प्रोसीडिंग्स में क्या IB ने ये भी बताया कि उसमें कितने पार्लियामेंटेरियन हैं, कितने अपोजिशन के सियासतदान हैं, कितने मीडिया के लोग हैं, कितने मीडिया टाइकून कॉर्पोरेट हैं, कितने सिविल सर्वेंट हैं, कितने खुद फौजी
افسران ہیں, کیونکہ تفصیلات بڑی امپورٹنٹ ہیں, اس لیے بھی کہ ڈی جی آئی بی خود سینٹ سب کمیٹی کے سامنے یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کا اور میڈیا کا آئی بی فون ٹیپنگ نہیں کرتی ہے. ناظرین, اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ پیرس میں دہشت گردی کے حملوں کے بعد ایک بار پھر انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا بھر میں, مغربی اور اس کے بعد پوری دنیا میں, ان کی ٹیکنالوجیکل پروگریس میں, طاقت میں تیزی سے اضافہ ہوگا. یہ پہلے ہی بڑی طاقتور ہیں, لیکن اب یہ اور بہت زیادہ طاقتور ہوں گی. اور پاکستان جیسے ممالک میں ایک خاص خطرہ ہے, چونکہ یہاں پر ابھی تک کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے نیشنل سیکیورٹی یا قومی سلامتی کو مخصوص طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان قومی سلامتی کو بہت ہی اسپیسیفک طریقے سے, مخصوص طریقے سے ڈیفائن کرے, اس کا ایک فریم ورک لے ڈاؤن کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فریم ورک ہے بھی, اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ واٹر گیٹ اسکینڈل جو انسانی تاریخ کا, دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے, وہاں اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن ذلیل و خوار ہو کے اپنے آفس سے نکلے. ان کو مستعفی ہونا پڑا کیونکہ وہ اپنی اپوزیشن ڈیموکریٹک پارٹی کی کانورزیشن, ان کی کمیونیکیشن سننا چاہتے تھے, ان کے سیاسی پلان سے باخبر رہنا چاہتے تھے. کسی بھی الیکٹڈ حکومت جو ایک مخصوص مدت کے لیے الیکٹ ہوتی ہے, وہ الیکٹڈ حکومت نہ وائر ٹیپنگ اگر کرے تو یہ نہ صرف غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, بلکہ ایسا کرنے سے ایسی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کے مقابلے میں, اپوزیشن پارٹیز اور میڈیا کے مقابلے میں بہت ہی, جو اس کو اپوزیشن سمجھا جاتا ہے, بہت زیادہ طاقت اس پہ ایکسرسائز کرتی ہے. اگر اس پروسیس کو نہیں روکا گیا, نہیں سمجھا گیا, تو پاکستان کا مستقبل عرب ممالک کی طرح کا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان نئے حقائق کی روشنی میں اس کو اثر نو اس صورتحال کا جائزہ لے گی. آج اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.